हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सार्थक स्टडी क्लासेस चैनल में। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है या ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं क्या हैं। अगर आप भी इन अभिक्रियाओं को सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले सीखते हैं कि ऑक्सीकरण क्या होता है या ऑक्सीकरण अभिक्रियाएँ क्या होती हैं। तो आइए बच्चों, ऑक्सीकरण क्या होता है या ऑक्सीकरण अभिक्रियाएँ क्या होती हैं, इनको विस्तार से समझते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, पहला पॉइंट बनाएंगे, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। दूसरा पॉइंट है, किसी पदार्थ के ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि होती है, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऋण विद्युतीय तत्व में वृद्धि हो जाती है, तो वहाँ पर भी क्या होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है या ऑक्सीकरण होता है। तीसरा पॉइंट है, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन पृथक होती है, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन निकलती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। चौथा पॉइंट है, किसी पदार्थ के धन विद्युतीय अवयव के अनुपात में कमी होती है, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें धन विद्युतीय तत्व निकलता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के अनुसार इस तरह से लिख सकते हैं, किसी परमाणु, अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है, यानी किसी परमाणु, अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। या आप एक सेंटेंस में लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया भी ऑक्सीकरण कहलाती है। तो चलिए बच्चों, इन सभी पॉइंट को एक एक करके उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। इस तरह से लिख लेंगे यहाँ पे उदाहरण। और पहले पॉइंट में कहा गया है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है। किस तरह से बनाएंगे इसका एग्जाम्पल, जैसे कार्बन में अगर हम ऑक्सीजन को जोड़ दें, यानी कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर ध्यान दें, क्या हो रहा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। दूसरा पॉइंट है, किसी पदार्थ के ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि होती है। इसको किस तरह से बनाएंगे, जैसे HgCl2 और SnCl2 की जब हम क्रिया कराते हैं, आपस में क्रिया कराते हैं, तो क्या बनता है, Hg2Cl2 प्लस SnCl4 बनता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, एक Hg के पास 2 Cl हैं और यहाँ पर क्या हुआ कि कितने हैं, टोटल कितने हैं, 2 ही Cl हैं। यहाँ पर कितने थे Sn के पास, 2, और यहाँ पर कितने हो गए, 4। Cl आपका कैसा तत्व है, ऋण विद्युतीय तत्व है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ऋण विद्युतीय तत्व में वृद्धि हो गई। यहाँ पे 2 थे, अब कितने हो गए, 4 हो गए। तो ये भी क्या है, आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तीसरा पॉइंट है, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन पृथक होती है, यानी हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इसके लिए लेंगे 4Hi और इसकी अभिक्रिया कराएंगे ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनता है, आयोडीन आपकी अलग हो जाती है और हाइड्रोजन जो है किसी दूसरे तत्व के साथ जुड़कर क्या बना लेता है, जल बना लेता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन अलग हो रही, तो यहाँ पर भी क्या लिखा है, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन पृथक होती है, तो वहाँ पर क्या होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन आयोडाइड से अलग होकर क्या बना लेती है, जल बना ले रही है यहाँ पे। चौथा पॉइंट है, किसी पदार्थ के धन विद्युतीय अवयव के अनुपात में कमी होती है। तो इसको किस तरह से बनाएंगे, जैसे आपने लिया पोटेशियम ब्रोमाइड और इसकी अभिक्रिया कराते हैं क्लोरीन के साथ, तो क्या बनता है, यहाँ से आपका ध्यान दीजिए, यहाँ पर पोटेशियम आपका धनात्मक यानी धन विद्युतीय तत्व है और ब्रोमीन कैसा है, ऋण विद्युतीय तत्व। तो आपका यहाँ से 2KCl और प्लस ब्रोमीन अलग हो जाती है, यानी क्या हुआ,
यहाँ से धनात्मक जो है धन विद्युतीय तत्व क्या हो रहा है, कम हो रहा है। धन विद्युतीय तत्व के अनुपात में क्या हो रही है, कमी हो रही है, क्योंकि पोटेशियम यहाँ पर कैसा है, धन विद्युतीय तत्व, तो वो किसके साथ से अलग हो गया, ब्रोमीन के साथ से अलग हो गया। उसने किसके साथ क्रिया कर ली, क्लोरीन के साथ। तो क्या बना लिया उसने, पोटेशियम क्लोराइड और ब्रोमीन को अलग कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, धन विद्युतीय तत्व के अनुपात में कमी हो गई। लास्ट पॉइंट है, यानी किसी परमाणु अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण। इसको किस तरह से समझाएंगे, इसको मान लीजिए 5वां, यहाँ पर भी डाल लीजिए नंबर 5। जैसे आपने लिया सोडियम, सोडियम क्या करता है, यहाँ पर सोडियम की अगर ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो यहाँ पर कितनी है, देखा जाए तो 0 है। लेकिन क्या होता है, जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो क्या बना रहता है, सोडियम आयन, और एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है। तो ये होता है किसी तत्व या परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया। या इसी का दूसरा उदाहरण हो सकता है Fe जो है आपका, इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो इसने क्या बना लिया, Fe2+, और क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिए। तो ये भी क्या है, ऑक्सीकरण अपक्रिया का एक उदाहरण है। तो इस तरह से आप ऑक्सीकरण अपक्रिया को या ऑक्सीकरण को आसानी से परिभाषित कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद सीखते हैं कि अपचयन क्या होता है या अपचयन अपक्रियाएं क्या होती हैं। आइए बच्चों, अपचयन क्या होता है या अपचयन अपक्रियाएं क्या होती हैं, इनको भी पूरे विस्तार से समझ लेते हैं। वह अपक्रिया जिसमें, और ऑक्सीकरण की तरह इसमें भी पॉइंट वाइज लिखेंगे, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का संयोग होता है, यानी ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ती है अपचयन अपक्रिया कहलाती है। दूसरा पॉइंट है, किसी पदार्थ के धन विद्युतीय अवयव के अनुपात में वृद्धि होती है, यानी ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें धन विद्युतीय अवयव का अनुपात बढ़ जाता है अपचयन अपक्रिया कहलाती है। तीसरा पॉइंट है, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन पृथक होती है, यानी ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन निकलती है अपचयन अपक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण में क्या था, ऑक्सीजन जुड़ती थी, और अपचयन में ऑक्सीजन निकल रही है। चौथा पॉइंट है, किसी पदार्थ के ऋण विद्युतीय अवयव के अनुपात में कमी आ जाती है, यानी ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऋण विद्युतीय अवयव का अनुपात घट जाता है अपचयन अपक्रिया कहलाती है। या फिर आप इसको इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के अनुसार भी लिख सकते हैं, यानी वह अपक्रिया जिसमें किसी परमाणु अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया जो है अपचयन अपक्रिया कहलाती है। या आप इस तरह से लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया अपचयन अपक्रिया कहलाती है। तो चलिए इन सभी पॉइंटों को उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। इस तरह से लिख लेंगे यहाँ पे उदाहरण, और एक एक करके उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहले पॉइंट में बताया गया है कि किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का संयोग होता है, यानी हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन अपक्रिया कहलाती है। बच्चों, अगर हाइड्रोजन की क्लोरीन के साथ अपक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ जुड़ जाता है, तभी क्या बना लेता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि किसी पदार्थ के धन विद्युतीय अवयव के अनुपात में वृद्धि होती है। जैसे अगर हम क्यूप्रिक क्लोराइड की अपक्रिया कॉपर से कराते हैं तो ये बनता है क्यूप्रस क्लोराइड। यहाँ पर ध्यान दें तो आपका जो कॉपर है वो धन विद्युतीय तत्व है और क्लोरीन ऋण विद्युतीय तत्व है। यहाँ पर भी कॉपर क्या है, धन विद्युतीय तत्व। तो क्या हुआ, यहाँ पर धन विद्युतीय तत्व का अनुपात बढ़ गया है, तो यानी यहाँ पर अपचयन हुआ है। तीसरे पॉइंट में कहा गया है किसी पदार्थ से ऑक्सीजन पृथक होती है, यानी ऑक्सीजन का निकलना। जैसे जिंक ऑक्साइड की क्रिया अगर हम कार्बन से कराते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और जिंक बनती है। यानी क्या हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन वो ऑक्सीजन जो है निकल गई है या ऑक्सीजन पृथक हो गई है, तो उसने क्या बना लिया, कार्बन के साथ क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड।
चौथा पॉइंट है किसी पदार्थ के ऋण विद्युतीय अवयव के अनुपात में कमी आ जाती है, यानी ऋण विद्युतीय अवयव का अनुपात जो है घट जाता है। तो इसके लिए है HgCl2 प्लस SnCl2 की अगर हम क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर बनता है Hg2Cl2 प्लस SnCl4। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो कितने Cl हैं, 2 दूनी 4, लेकिन यहाँ पर कितने रह गए 2। तो क्या हुआ, यहाँ पर ऋण विद्युतीय तत्व की मात्रा जो है या अनुपात जो है कम हो गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, HgCl2 का अपचयन हो गया है। 5वें पॉइंट में कहा गया है यानी किसी तत्व या परमाणु या आयन द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अपचयन क्रिया। जैसे यहाँ पर एक सोडियम आयन है, उसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, क्या बना लिया, सोडियम परमाणु बना लिया। यहाँ पर क्या था, आयन, इधर बन गया है परमाणु। या फिर आप ये कह सकते हैं कॉपर आयन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, क्या बना लिया, कॉपर परमाणु। तो बच्चों इस तरह से आप ऑक्सीकरण और अपचयन को पूरी तरह से परिभाषित कर सकते हैं, यानी पूरी तरह से समझा सकते हैं। तो आई होप बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहें सार्थक स्टडी क्लासेस के साथ।